नमस्कार। आज हमारे साथ श्री अशोक मीणा जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अनेकों प्रतिभाओं के धनी हैं। तो हम शुरू करते हैं, उनसे खुद से उनके बारे में जानते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए आप कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ? राहुल जी, मैं सोशल वर्कर के साथ साथ पेशे से एक बैंकर हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा जन्म स्थान जयपुर जिला बस्सी तहसील गांव झर के अंदर है, जो आगरा रोड पर एक प्रसिद्ध गांव है। वर्तमान में वहाँ जो टोल प्लाजा है वो मेरे गांव के अंदर है, जो झर से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आप आज जो आपकी जितनी भी स्थिति है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, उसमें गांव और गांव के परिवार की पृष्ठभूमि का कितना योगदान है? मैं जिस स्थिति पर आज हूँ और जो सामाजिक सेवा कर पा रहा हूँ, उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे परिवार का है। और मैं एक ग्रामीण प्रवेश से इस क्षेत्र में आया हूँ। ग्रामीण प्रवेश में मैंने जो शिक्षा अर्जन की है वो माध्यमिक तक ग्राम की सरकारी स्कूल में पढ़ कर के आगे बढ़ा हूँ। हाई स्कूल मैंने बस्सी कस्बे से किया है और कॉलेज जीवन मेरा जयपुर जिला स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। कॉमर्स में मैंने बीकॉम किया है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने एमए किया है और ग्रेजुएशन के बाद ही मैं जॉब में आ गया था। मैंने सबसे पहले रेलवे ज्वाइन किया, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ज्वाइन किया, LIC के अंदर AAO रहा। फिर मैंने बैंक की सर्विस को अपने जीवन के लिए चुना और आज मैं बैंकर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मतलब चार विभागों में आप काम करके फिर आपने बैंक को चुना, इसके पीछे कोई खास वजह? खास बात तो यह है कि मैं रेलवे में स्टेशन मास्टर था जब मेरी तनख्वाह 2500 रुपये हुआ करती थी, लेकिन बैंक में 1500 रुपये होती थी। लेकिन मेरा जो पदस्थापना थी वो साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद हैदराबाद डिवीज़न में थी। तो मैंने होम सिकनेस को देखते हुए राजस्थान पोस्टिंग के लिए बैंक के अंदर आ गया। इसको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जन्मभूमि से दूर नहीं होना चाहते थे। बिल्कुल सही। शायद जितना अभी भूमिका आप यहाँ पे निभा पा रहे हैं सिकंदराबाद या हैदराबाद रहते हुए, वो शायद आप नहीं निभा पाते। इस संदर्भ में मैंने अपने जीवन में जो प्रेरणा ली, क्योंकि मैंने कई उच्चाधिकारियों को देखा है जो इंडिया लेवल पर पदस्थापित रहे, लेकिन जब रिटायरमेंट और उनका जीवन का दूसरा क्षण चालू होता है, उसमें उनको यहाँ रिकॉग्निशन में बड़ी समस्याएं उत्पन्न रही। तो मैंने ये सब शुरू में ही भाप लिया था कि स्थानीय समाज सेवा के कार्य को करने के लिए अपने को जन्मभूमि और क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करना ज़्यादा बेहतर समझा, इसलिए मैंने राजस्थान को प्राथमिकता दी। स्कूल स्तर पर आपने जैसे स्काउट्स होता है या उस तरह की कोई गतिविधियां हैं, उनमें भाग लिया है सर? जब सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय कौमी एकता ऐसे आयोजन स्कूल के माध्यम से होते थे, तो उसमें मैंने कई प्रोग्राम में भाग लिया। राष्ट्रीय कौमी एकता के प्रदर्शन में हमने राजस्थान स्तर पर कई विद्यालय और महाविद्यालयों में ये हमारे उसका प्रदर्शन किया गतिविधियों का, और हमने इनाम के तौर पर राजस्थान जिला स्तरीय लेवल पर भी सफलता हासिल की। स्कूल के बाद में जैसे आप आ गए, कॉमर्स आपने पढ़ा, तो कौन से कॉलेज से पढ़ा? मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के कॉमर्स कॉलेज से। तो स्काउट वगैरह की एक्टिविटी कॉलेज में भी आपकी जारी रही, या कॉलेज में किस तरह आप छात्र संगठनों में क्या सक्रिय रहे? कॉलेज में मैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे एक छोटा सा पद दिया गया था कॉलेज लेवल का, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी का, लेकिन उस समय क्या कि छात्र के चुनाव वगैरह ये इतने सक्रिय नहीं हुआ करते थे।
तो हमारे एक सीनियर साथी ने हमें नॉमिनेट किया था और हमने उसमें भी थोड़ा काम किया। मतलब कॉलेज स्तर से ही आपने लोगों को प्रतिनिधित्व करने का रास्ता अपना लिया था और उनकी समस्याओं के साथ में खड़े रहने का रास्ता आपने अपना लिया था। जी। उसकी वजह से आपने जो अच्छी नौकरियां मिली, लेकिन आपको जैसे बाहर मिली, उसकी बजाय आपने यहाँ पर अपने जन्मभूमि के पास में नौकरियां चुनी। मेरे को कॉमर्स से लगाव था शुरू से ही और व्यवसाय के क्षेत्र में मेरा रुचि भी थी, इसलिए मैंने कॉमर्स से संबंधित गतिविधियां और विभाग को देखते हुए बैंकिंग सेक्टर को चुना। इसमें जो आर्थिक विकास के जितने साधन खुद के माध्यम से और संस्था के माध्यम से हम कर सकते हैं, वो कॉमर्स उसके लिए हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट रहा। और आज हम समझ सकते हैं कि हम और हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को इन गतिविधियों के माध्यम से ही आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे आपके बच्चों के बारे में और फैमिली के बारे में। किस तरह की शिक्षा दीक्षा, जैसे आप खुद उस समय के हिसाब से बहुत अच्छा आपने एजुकेशन ली है, कॉमर्स पढ़ा है, तो बच्चे उम्मीद है आपसे और आगे बेहतर शिक्षा प्राप्त की होगी, तो उनके बारे में थोड़ा आप बताइए। मेरे फैमिली बैकग्राउंड और उनकी एजुकेशन के बारे में मेरे से छोटा डॉक्टर राजकुमार है, वो मेडिकल लाइन में चला गया, तो हमारे बच्चों ने भी उसको देख करके अपने आप को मेडिकल लाइन में ही जाने के लिए तैयार किया और मैंने उनको उनके निर्णय के अनुसार सुविधाएं देता रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों बच्चे जो हैं मेडिकल लाइन में चले गए और एम्स नई दिल्ली से उन्होंने अपनी प्रोफेशनल डिग्रियां ली। एक चर्मरोग विशेषज्ञ हैं और छोटे वाला न्यूरो सर्जन है, MCH है, एम्स नई दिल्ली से ही, और वो अब वर्तमान में जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी शादी भी डॉक्टर ही स्पाउस के रूप में हमने अरेंज मैरिज की और दोनों बहुएं भी मेडिकल लाइन में हैं, एक गायनिक में है बड़ी वाली और छोटी ENT में है। तो इस तरह से हर क्षेत्र में आपके परिवार का दखल है, मेडिकल लाइन में खास तौर पे दखल हुआ है। इसके बाद में हम आपके जो सक्रियता रही है, सामाजिक सक्रियता, जैसे ये जानकारी है कि आप प्रदेश स्तर के कुछ संगठनों के सक्रिय पदाधिकारी हैं, तो उस बारे में आप खुद बताएं। जो सोशल वर्किंग का जो सवाल है, ये मेरी सबसे पहले पॉजिटिव थिंक रही और मैंने स्कूल और कॉलेज स्तर पर भी जो साथी हमारे साथ थे उनके साथ हम एक कोऑर्डिनेशन के रूप में बैठ करके आपस में एक दूसरे की समस्याओं और क्षेत्र के बारे में बातचीत करते रहते थे। तो हमें कभी भी ऐसा लगता है कि कोई आदमी हमें काम या सलाह के बारे में पूछता है तो हम उसको पॉजिटिव बात करते थे। तो इसी से मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिला। और जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो बैंक के अंदर मेरे को पोस्टिंग दक्षिण राजस्थान कोटा ज़िले में मिली। वहाँ पर हमने बैंकर्स से और दूसरे कर्मचारी संगठनों से संपर्क किया, तो काफ़ी कार्य करने के लिए एक स्कोप मिला कि जिनकी ग्रीवेंसेज होती थी उनको हम इकट्ठे होकर के सीनियर लोगों के सामने रखते थे। उसके बाद में ऑडिट के अंदर मैंने बैंक के अंदर एक असाइनमेंट मिला, मैं ऑडिट में चला गया। ऑडिट में जब मैंने ऑल इंडिया भ्रमण किया तो कर्मचारियों की बहुत सी ग्रीवेंसेज मेरे सामने बिना बताए आई और हमने इसको एक ट्रबल शूटर के रूप में सुविधाएं देने लगे। जिनकी जिन्हें समस्याएं थी बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से छोटे छोटे स्तर पर उनको हल किया जा सकता था, लेकिन लोगों को कुछ को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं थी और कुछ इतने दुखी रहते थे कि वो अपना प्रेजेंट ही नहीं कर पाते थे अपनी समस्या को। तो हमने ऑडिट में रहते हुए उनको एक मंच उपलब्ध कराया, समस्याएं एकत्रित की। तो बाद में हमारे सीनियर्स और साथियों ने हमें इस संगठन में जो बैंक का ऑल इंडिया स्टेट बैंक बीकानेर जयपुर SC/ST कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन हुआ करता था, उसके अंदर सन 2002 में मेरे को अध्यक्ष पद से
चुना और मैंने बखूबी से उस पद को अपनी गरिमा के अनुसार संभाला और ऑल इंडिया स्तर पर अपने सदस्यों की समस्याओं को उठाया। उसकी पुनरावृत्ति के बाद मुझे ये हर इलेक्शन में ये पद मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, जिस समय आपने संगठन को शामिल किया, लोगों की ग्रीवेंसेस आपने देखी, तो संगठन और एसोसिएशन तो उस वक्त भी रहे होंगे, कर्मचारी संगठन रहे होंगे, तो वो ग्रीवेंसेस की तब दूर होने की क्या स्थिति थी और वो क्यों नहीं हो पा रही थी, उसमें आप किस तरह से बदलाव ला पाए, इस बारे में थोड़ा। सबसे बड़ी जो समस्या लोगों के सामने थी कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन के साधन उचित नहीं थे। टेलीफोन व्यवस्था मात्र बैंक के अंदर हुआ करती थी, घरों पर नहीं होती थी, और मोबाइल की तो बात करना ही, सोचना ही उस टाइम संभव नहीं था, क्योंकि ये तो बहुत बाद का प्रोग्रेस है। तो हमने एक मैनुअल अपने स्टाफ की डायरेक्टरी बनाना चालू किया। जब जब उनके पास पत्राचार करते तो उनसे हम गांव का पता लेते और अपने कार्यस्थल का पता लेते। कई साथियों के पास कार्यस्थल के मोबाइल नंबर मिलने लगे और कई अपने घरों में और गांव में प्रसिद्ध आदमियों के नंबर दे करके, पीपी नंबर दे करके हमारे को जुड़ते गए। तो हमने भी हमारा एक परमानेंट नंबर लिया जो आज मेरे पास उपलब्ध है। उस नंबर पर दूरभाष के लिए, टेलीग्राम्स के लिए हमने बहुत प्रचार प्रसार किया। तो मेरे को शुरू में 700-800 लोग हम एक उस समूह के रूप में जुड़ गए जो अपनी समस्याओं को आदान प्रदान करते रहे। तो उससे जो पूर्ववर्ती आपके आने से पहले उन संगठनों की क्या स्थिति थी? मतलब देखिए, संगठन का पदाधिकारी सारे संगठनों में अच्छा काम करने की सोचता है और वो उसके दमखम से जितना करता है वो मैं समझता हूँ कि उसने अच्छा ही किया होगा। लेकिन मुझे जिस स्तर पर बनाया गया था तो उसके बाद मैं हर चीज़ को अपने एग्रेसिव तरीके से लेता हूँ। और हमने हमारे संगठन में जितने मेंबर हमारे से जुड़े उनका ग्रुप इंश्योरेंस चालू कर दिया, जिसमें 1 लाख रुपए से हमने इंश्योरेंस देना चालू किया, जिसका प्रीमियम चंदे में से ही हम भुगतान करते थे। तो इस ग्रुप इंश्योरेंस से हमें हमारे संगठन में मेंबरशिप बढ़ाने में इतनी प्रगति हुई कि आगे हमें मेंबर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आई। और प्रदेश और ऑल इंडिया स्तर पर हम 4-5 हज़ार मेंबर हमारे बैंकिंग में बना लिए, तो लोगों से हमारा दायरा बढ़ने लग गया। मतलब जो सामान्य मासिक चंदा था उसी में से आपने सदस्यों के बीमे के लिए प्रीमियम भुगतान शुरू कर दिया। जी, मेरे ख्याल में ये पूरे भारत में कर्मचारी संगठनों में अनोखी और शायद हो सकता है पहली पहल हो। बिल्कुल, ये इस बात को हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के नाम पर ये इंडिया का पहला संगठन है जिसने ग्रुप इंश्योरेंस में पहल की। और मात्र जो मासिक चंदा हम लेते हैं उसी में से इनके प्रीमियम का भुगतान एसोसिएशन स्तर पर ही किया जाता है और अन्य हमारे सदस्यों से किसी भी प्रकार का कोई कलेक्शन नहीं किया जाता। तो लोगों को लगा कि जो चंदा हम दे रहे हैं उसका 50% तो हमारे हित में उपयोग हो रहा है। तो ये प्रेरणा के लिए हमें इसमें पॉजिटिव संकेत मिले। और हमने महिला विंग भी चालू की, जिसमें ऐसा भी पहली बार हमने 2001-2 में ये निर्णय लिया कि हमारी महिला विंग भी बराबर काम करे, पर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और महिला विंग भी हमारे संगठन में मजबूती से अब वर्तमान में काम कर रही है। आज के समय में जैसे कोरोना सबके दिमाग में है और कई सरकारों ने, जैसे दिल्ली सरकार ने शायद 50 लाख रुपए प्रति कर्मचारी या 1 करोड़ रुपए कुछ ऐसे बीमा राशि उन्होंने करी है। आपका संगठन अपने स्तर पर प्रति कर्मचारी कितना बीमित राशि है? देखिए, कोरोना हमने क्योंकि जो ग्रुप इंश्योरेंस ले रखा है वर्तमान में हमने 5 लाख रुपए प्रत्येक सदस्य का, वो पहले से है, कोरोना से पहले से है। तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये कंडीशन उसमें जुड़ना बीच में संभव नहीं है। लेकिन जो पैरेलल सरकार ने 50 लाख रुपए बीमा के कर्मचारियों के लिए किए,
तो हमारा संगठन ही एक पहला संगठन है, ऑल बैंक्स इंश्योरेंस SC/ST OBC माइनॉरिटी राजस्थान काउंसिल, जिससे हमने भारत सरकार को ज्ञापन दिया, राजस्थान सरकार को ज्ञापन दिया और बैंकिंग क्षेत्र के CMDs को भी डिमांड रखी कि बैंकर्स के लिए भी ये कोरोना जैसी महामारी में इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। तो इस समय कितना इंश्योरेंस कवरेज बैंक अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं? इसमें खुशी की बात यह है कि 20 लाख रुपए का कवरेज बैंकर्स के लिए लागू किया गया, लेकिन सरकार ने मात्र 3 महीने के लिए इस सुविधा को लागू किया था और बैंकों ने इसको 12 महीने के लिए लागू किया। ये हमारे लिए हमारी मांग का हिस्सा है और जिसको माना गया, और ये बैंकर्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा जिसको हम कह सकते हैं। हालांकि आदमी चला जाता है, उसकी हम क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन ये आर्थिक सहयोग हमारी डिमांड के आधार पर बैंकर्स के लिए लागू हुआ। मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे ये कोविड से पहले में शायद बैंक संगठनों में जितनी जानकारी मिली है 10 लाख रुपए का बीमा था और आप 5 लाख रुपए का बीमा प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब बैंक जैसे बड़े सरकारी संगठन के मुकाबले आप अपने संसाधनों को इस्तेमाल करके और इतना अच्छा आप उनको सुविधा दे पा रहे हैं, लाइफ सिक्योरिटी आप दे पा रहे हैं, उनकी फैमिली को सिक्योर कर पा रहे हैं। अशोक जी, आप ऑल बैंक संगठन के अध्यक्ष हैं, प्रदेशाध्यक्ष हैं और नेशनल कॉन्फेडरेशन के भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। तो विभिन्न बैंकों से और बीमा संगठनों से जो समस्याएं आपके पास आती हैं, किस तरह की समस्याएं आती हैं और उन पर आप क्या कदम उठाते हैं, किस तरह से लोगों को साथ लेते हैं, उनका समाधान करते हैं? देखिए, आज जो एम्प्लॉय वर्ग के लिए जो समस्याएं हैं उसमें कदम कदम पर उनको बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चाहे मैन पावर का इशू ले लीजिए, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इशू ले लीजिए, चाहे उनको प्रमोशन और अदर बेनिफिट्स के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैंकों को एक ई-मित्र और पोस्ट ऑफिस की तरह यूज करना चालू कर दिया है, जिससे सबसे बड़ी कमी तो मैन पावर की हुई कि वर्क टाइप ऑफ वर्क बदल गया, कल्चर बदल गया बैंकिंग का, और बैंकर्स को जो रिस्क लेने की जितनी क्षमता थी उससे ज़्यादा उनको मैन पावर के नाम पर दूसरे कामों में यूज लेने लगने से बैंकर अपने मेन कार्य से भटकने लगे। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आज जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के उनके जो कार्य थे उनको गौण कर दिया गया। लेकिन जब विभागीय जांच का इशू आता है तो बैंक ये नहीं सोचता है कि इनको दूसरे कार्य भी बराबर उसी तरीके से करवाए जा रहे हैं, उसी मैन पावर के रहते हुए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि 1990 और उसके आसपास एक कर्मचारी के पास 200-300 खाते हैंडल करने का वो जॉब करना पड़ता था, और आज एक कर्मचारी को करीब 2500-3000 खातों को देखना पड़ता है। ये बैंकिंग मैन पावर का एक उदाहरण है कि काम और खाते 10-15 गुना बढ़ चुके हैं और मैन पावर पहले से 50% हो गया है। जहाँ आदमी जिस बैंक में 20,000 हुआ करते थे वो आज 13-14 हज़ार पर रह गए हैं, लेकिन काम 10 और 15 गुना बढ़ गया है, खातों की संख्या बढ़ गई। और सुविधाओं की हम बात करें तो प्रत्येक सुविधा जो पोस्ट ऑफिस में मिलती थी और जो नए ई-मित्र कंसेप्ट आया वो काम भी बैंकर्स को करने पड़ रहे हैं, जिससे जिम्मेदार पोस्ट वाले बैंकर्स को बड़ा खामियाजा भोगना पड़ रहा है कि जहाँ कहीं अनियमितता होती है उसको बैंक आज से 20 साल पहले की कार्य क्षमता और सिस्टम प्रोसीजर के अनुसार आज लायबल ठहराता है। जबकि आज का सिनेरियो यह है कि बैंकर के लिए उस महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए 8 घंटे में से मात्र आधा घंटा मिलता है, 7.5 घंटे उसको अदर कार्यों में अपना टाइम देना पड़ता है, जिसमें कस्टमर सर्विस भी आ गई
जॉब सिक्योरिटी भी आ गई और बिजनेस डेवलपमेंट भी आ गया और गवर्नमेंट की योजनाएं भी आ गई और कर्मचारियों को अपने खुद के वेलफेयर के इशू भी आ गए। इन सब को देखते हुए आज बैंकर्स के पास जो समय की व्यस्तता और कार्य का बर्डन और बैंक और गवर्नमेंट की नीतियां हैं, उनकी पालना के लिए जो समय है वो कम मिल रहा है। आपने अपने संगठनों में महिलाओं की विंग का जिक्र किया, तो महिलाओं से संबंधित, उनको काम करने में आ रही समस्याओं से संबंधित किस तरह की समस्याएं आपके पास आती हैं और उनका आप किस तरह से समाधान कर पाते हैं? जब हम बैंकों के अंदर जॉब में आए थे उस समय 1-2% महिलाओं का बैंकिंग के प्रति रुझान था, पर आज करीब 30 से 35% महिला मैन पावर बैंकों में अपना जॉब प्राप्त करने लगी हैं। और जैसे जैसे महिलाओं की संख्या बैंकों के अंदर बढ़ी है, जॉब में वर्किंग लेडी जॉब में आने लगी हैं, उसके बाद उनकी समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो वर्किंग लेडी को अपने घर की समस्याएं कम हुआ करती थी, लेकिन आज कल्चर हमारे देश का ही नहीं सभी जगह ऐसा हो गया है कि छोटा परिवार, हम दो हमारे दो पर निर्भर रहने लगे हैं। इस वजह से वर्किंग लेडी को अधिक समस्याओं का सामना पड़ने लगा है, जिसके बारे में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी डिसाइड की है कि सिंगल वर्किंग लेडी को उसके पेरेंट्स के पास और शादी होने के बाद उसको अपने इन-लॉज के नियर बाई पदस्थापना करने का प्रावधान बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बड़े बड़े बैंकों में तो इसको पालना होती है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की शाखाएं जहाँ होती हैं वहाँ पर इनको पालना नहीं होने से महिलाओं की समस्या पोस्टिंग से संबंधित भी व्याप्त हैं। उनको मैंडेटरी लीव लेने पर भी समस्याएं एकत्रित होती हैं और जॉब में रहने पर उनको एक कई जगह हरेसमेंट जैसे शिकायतें भी हमारे पास आती हैं, पर हम उनका निराकरण करने में जहाँ जैसे जैसे हमें सूचनाएं मिलती हैं, ग्रीवेंसेज आती हैं, टॉप मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हल करने में लगे रहते हैं। और आज बैंकों का जो ओवरऑल सिनेरियो है उसमें देखा जाए तो महिलाओं के साथ सभी बैंकर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो हमारे लिए एक सोचनीय विषय है। और ऐसे विषय में काम करने के लिए संगठनों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान में बैंकिंग सेक्टर के जो ट्रेड यूनियन हैं उन्होंने अपना कार्य सही ढंग से नहीं करने की वजह से आज आपके सामने वेतन समझौता जितना देरी से नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोविड का तो एक बहाना हो गया है, लेकिन वास्तव में बैंकर्स को सरकार भी नज़रअंदाज करती जा रही है और बैंक मैनेजमेंट की मजबूरी है कि वो सरकार के हस्तक्षेप के बगैर स्पेशल अपने कर्मचारियों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। उसके बारे में विस्तार चर्चा में और भी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आज लेडी बैंकर्स ही नहीं, जो पुरुष बैंकर्स हैं उनके सामने भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अभी जिस तरह से आपने समस्याओं के समाधान की बात करी, तो ये बात ज़्यादा स्पष्ट होगी अगर आप कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या कुछ इंसिडेंट आप बता पाएँ और उसमें किस तरह से आपने काम किया। देखिए, वैसे तो ट्रेड यूनियन के माध्यम से बैंकर्स की समस्याएं आज से 10 साल पहले आसानी से हल हो जाया करती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में जो ट्रेड संगठन बने हुए हैं बैंकर्स के, उन्होंने अपने पदों के चक्कर में या गवर्नमेंट के सामने वो अपने ग्रीवेंसेज को सही ढंग से रख नहीं पाते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि वो लोग सार्वजनिक तरीके से चुनाव करके आते नहीं हैं और जनरल बॉडी उनको लीडर मानने से
पूरी तरह सहमत नहीं होती हैं, और जो एजेंडा उनका होता है वो बिना जनरल बॉडी बुलाए एक बंद कमरे में बैठ करके एजेंडा तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल समस्याएं हैं वो एजेंडों में शामिल नहीं होती हैं, और टॉप जहां उनका हल होना चाहिए वहां वो समस्याएं पहुंचती नहीं हैं। इस वजह से आज बैंकर्स को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमने जब भी कॉमन काज का इशू आया, चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़ता है तो हम कॉमन काज को लेके कोर्ट में जाते हैं, हमें पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाना पड़ता है तो हम पार्लियामेंट्री कमेटी को अपना ज्ञापन देते हैं, एजेंडा देते हैं, और नेशनल कमीशन फॉर एससी और एसटी के बने हुए हैं वहाँ का इशू होता है तो हम वहाँ भी उसको फॉरवर्ड करते हैं, और उसको पूरा आरोपित या जो प्रताड़ित कर्मचारी अधिकारी होता है उसकी व्यक्तिगत रिकॉर्ड और बैंक से और प्रबंधन से मिलकर के सारी समस्याओं का हल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हमने सैकड़ों कार्य किए हैं, और कोर्ट के माध्यम से भी हमने सुविधाएं दिलवाई हैं। आज हम जितनी डिमांड कोविड के बारे में कर रहे हैं उनमें से देर सवेर हमें बैंकर्स को अल्टरनेट डे की सुविधा मिली। जो स्पेशल डिजीज वाले बैंकर हैं उनको जो अवकाश स्वीकृत हो रहे हैं वो भी हमारे ज्ञापन के आधार पर हो रहे हैं, और अभी तो क्या कि समस्याएं पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेतन समझौते पर शीघ्र कोई न कोई वार्ता करके पॉजिटिव संकेत देगी, नहीं तो इसके लिए बैंकर्स आंदोलन भी करेंगे, और हम अपने हितों की रक्षा के लिए जिन जिन मंचों का हमें सामना करना है, उपयोग करना है, वो भी करेंगे। ट्रेड संगठनों को अपने सदस्यों से संवाद की अभी क्या स्थिति है और उसमें क्या परिवर्तन लाया जा सकता है? जैसे पहले आपने जिक्र किया कि पहले फ़ोन भी किसी के पास नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं होता था, गांव का आप पता लेते थे। मेरे ख्याल में आपने फेसबुक पेज एक बना रखा है, ट्विटर अकाउंट भी है, व्हाट्सएप पे भी आप सक्रिय रहते हैं, और आपसे जुड़े हुए लगभग सभी सदस्य आपसे सीधे संवाद की स्थिति में हैं। लेकिन जो वर्तमान ट्रेड संगठन हैं वो किस स्थिति में है, उन्हें क्या परिवर्तन लाना चाहिए? वर्तमान में जो संगठन कर्मचारियों के हितों को देखते हैं उनमें कार्यकर्ताओं में इतनी शिथिलता आ गई है कि कार्यकर्ता अपने सदस्यों के साथ मिक्सअप नहीं रहते हैं, जबकि सोशल मीडिया, फेसबुक और जितने भी मोबाइल, SMS और व्हाट्सएप के द्वारा इतना सुगमता से अपनी समस्याओं को सुना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है और प्रेषित भी किया जा सकता है। लेकिन जब जिस क्षेत्र में जितने सदस्य होते हैं, खास तौर से उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होते हैं वो इतने जागरूक नहीं है, इतने मिलनसार नहीं है कि वो अपने सदस्यों से जुड़कर उनकी समस्याएं एकत्रित कर सकें और उनके बारे में सुनाई कर सकें। अभी आपने एक जिक्र किया कि GBM में सारे निर्णय होते हैं, तो उन संगठनों में GBM कितने समय में होती है? साल में या 6 महीने में, कितने समय में? देखो, GBM में निर्णय होते हैं वो हम हमारे संगठन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम साल में कम से कम एक जनरल बॉडी मीटिंग किसी न किसी मुद्दे पर ज़रूर आयोजित करते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो जनरल बॉडी के सभी सदस्य हैं उनको हमारी गतिविधियों से अवगत कराया जाता है और उनकी समस्याओं को एकत्रित किया जाता है। इस वजह से हम जनरल बॉडी साल में एक तो करते ही करते हैं, कभी कभी 2 भी हो जाती हैं, और 2019 में हमने 6 महीने के अंतराल से 2 जनरल बॉडी हमारे संगठन की कर ली हैं, जिसमें हज़ारों लोग एकत्रित हुए। पर दुर्भाग्य यह है कि जो बड़े संगठन हैं इंडिया लेवल के और जो ट्रेड से संबंधित संगठन हैं वो जनरल बॉडी स्वतंत्र रूप से कभी करते ही नहीं। वो केवल 3 साल में उनको जनरल बॉडी का दिखावा करना पड़ता है और वो अपने आंकड़े पर मोहर लगाने के लिए मात्र जनरल बॉडी बुलाते हैं, जबकि
फीडबैक लेने के लिए वो कभी जनरल बॉडी नहीं बुलाते, इलेक्शन की तैयारी के लिए वो कभी जनरल बॉडी नहीं बुलाते, और इलेक्शन की प्रक्रिया को वो कभी किसी के सामने चर्चा नहीं करते। इसलिए उन ट्रेड संगठनों में जो बैंकों के अंदर जो कमजोरी आई है उसका मेन मुद्दा है कि जनरल बॉडी को उन्होंने अपने आप से हजारों कोस दूर कर लिया है। मात्र उनकी कार्यकारिणी, उनकी मैनेजमेंट कमेटी, वो भी उनमें से भी 2-4 लोग मिलकर जो निर्णय लेते हैं उसी को वो आगे बढ़ाते रहते हैं, जिससे उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। और आपने देखा होगा पिछली जो वेतन समझौते की हड़ताल हुई है उसमें कई बैंकर्स ने अपने हड़ताल में शामिल नहीं हुए। उसका कारण केवल यही था कि वो सबको साथ लेकर के नहीं चलते हैं, ना सबकी समस्याओं को सुनते हैं, और हल तो जब करेंगे जब वो समस्याओं को एकत्रित करेंगे। यह आज के ट्रेड संगठनों में बहुत बड़ी कमी है और हम इसमें बदलाव लाना चाहते हैं। और बदलाव का हमारी सोच जो है वो इस प्रकार है कि जिस क्षेत्र में हमारा प्रतिनिधि चुना जाएगा या नामित किया जाएगा उसको उसी क्षेत्र के लोग वोट देंगे, उसी क्षेत्र के लोग लाइक करेंगे, वही हमारा पदाधिकारी होगा। हमारे कई संगठन ऐसे बने हुए हैं कि जिसको पूरा राजस्थान वोट देता है, लेकिन वो नेतागिरी मात्र एक छोटे से एरिया में करता है और पूरा राजस्थान उस आदमी को जानता नहीं है, लेकिन लेबल लगा करके बिना चाहे अपने मन इच्छा के विरुद्ध लोगों को थोप दिया जाता है। और वो समस्याएं इकट्ठी इसलिए नहीं करते हैं कि उनको चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार का वोट मांगने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ट्रेड यूनियन इसी वजह से कमज़ोर होते जा रहे हैं। आपने अभी कहा कि कुछ लोग हड़ताल पे नहीं गए, तो क्या वो सदस्य नहीं है ट्रेड संगठनों के? चंदा वो ज़रूर कटाते हैं, लेकिन हड़ताल पर इसलिए नहीं गए क्योंकि हड़ताल के बारे में, एजेंडे के बारे में उनको बताया नहीं जाता, उन तक उनको हड़ताल के लिए कहा नहीं जाता। तो लोग अपने आर्थिक नुकसान को देखते हुए हड़ताल से नज़र किनारा कर लेते हैं। आर्थिक नुकसान किस तरह से होता है हड़ताल पे जाने से? देखो, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो गवर्नमेंट कर्मचारियों की हड़ताल और बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों की हड़ताल में बड़ा भारी अंतर है। यहाँ पर नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू होता है। जिस दिन बैंकर ने काम नहीं किया उस दिन की तनख्वाह बैंकर को नहीं मिलती हड़ताल के नाम पर। तो जो हड़ताल में जाते हैं उनकी सीधी वेतन से तनख्वाह कट जाती है और तनख्वाह कटने की वजह से उनको आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, चाहे उनकी मांग मानी जाए या नहीं मानी जाए। जबकि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल लंबी भी चलती है और उनकी हड़ताल की मांगे जब मान ली जाती है तो उनको उन दिनों को ड्यूटी लीव मानते हुए उनकी छुट्टियां डेबिट की जाती है और तनख्वाह भी दी जाती है। तो यह अंतर है बैंकर्स में आर्थिक नुकसान का। क्या अभी जो सभी कर्मचारी या अधिकारी हैं वो 100% इन संगठनों के सदस्य हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज संगठनों के प्रति जितनी उदासीनता सदस्यों में या बैंकर्स में बनी है उसके पीछे कारण है कि हम हर सदस्य की समस्याओं को सुनने की बात तो दूर है, उनसे हम परिचय ही नहीं रखते, उनसे संपर्क ही नहीं रखते, उनके जन्मदिन पर हम उनको याद नहीं करते और उनके अच्छे टाइम पर हम उनको याद नहीं करते। उनको जब कष्ट होता है जब हम याद नहीं करते तो कई लोग सदस्यता लेते ही नहीं हैं और कई लेते हैं तो छोड़ के भी चले जाते हैं। सदस्यता लेना कितना आसान है? मतलब अभी फिलहाल क्या तरीका है ट्रेड संगठन का सदस्यता लेने का? जैसे अभी कुछ लोग प्रमोट हुए इस साल या दूसरे सर्किलों नए से सदस्य बनाने के लिए प्रत्येक संगठन अपनी कार्यकारिणी और प्रतिनिधियों को फॉर्म प्रेषित करने के लिए कहा जाता है और ये सब काम प्रत्येक संगठन करता है। लेकिन कई संगठन जो बड़े संगठन हो गए अपने आप में, जिनके पास में 8-8, 10-10, 20-20 लाख मासिक चंदा आता है, उनको नए सदस्य बनाने में इतनी ज़्यादा रुचि इसलिए नहीं होती है कि ज़्यादा सदस्य बनेंगे तो उनको चुनाव प्रक्रिया उनको जटिल लगने लगती है और वो
सदस्य बनाने से भी एक तरह से चुन चुन के सदस्य बनाने लगे हैं कि इन लोगों को मेंबर बना लिया जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और जो एग्रेसिव मेंबर होते हैं, एग्रेसिव स्टाफ होता है, उनको मेंबर बनाने पर भी इनकी नज़र होती है कि बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। तो ऐसा लेकिन सही नहीं है। मतलब जानबूझ करके कुछ लोगों को सदस्य बनाने में देरी करी जा रही है। हाँ, मतलब जो आसान तरीके से, जैसे आज किसी भी संस्था से जुड़ने के लिए मेंबरशिप का फॉर्म भरना होता है और वो प्रॉपर जगह मेल कर दिया जाए, व्हाट्सएप कर दिया जाए और वेतन से चंदा कटौती का अधिकार पत्र दे दिया जाए तो उसको मेंबर बना लिया जाता है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ठीक से नहीं हो पा रहा है। ठीक से तो जब मनसा मुखौट होता है तो कई कमियां निकाली जा सकती है फार्मों में, लेकिन मेंबरशिप लेने के लिए अगर आवेदन आता है तो हम 100% उनको मेंबर बनाते हैं। और आगे भी हम प्रचार प्रसार भी करते हैं कि हमारे संस्था के सदस्य 100% होने चाहिए। आपकी राय जानना चाहूँगा कि जैसे ट्रेड संगठन में किस तरह से आगे चलने चाहिए, कैसे सदस्यों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, उनसे कैसे संवाद ज़्यादा स्थापित किया जा सके, कैसे उनकी समस्याओं को मैनेजमेंट के सामने ज़्यादा रखा जा सके, समाधान करवाया जा सके। ट्रेड संगठन में मजबूती लाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो जो उनकी जनरल बॉडी है वो साल में एक बार जनरल बॉडी होनी चाहिए, चाहे उसमें संख्या कितनी भी उपस्थिति हो, लेकिन हर साल जनरल बॉडी बुलाई जानी चाहिए। आज के टाइम पर ट्रेड संगठनों के पास खर्चा करने के लिए बहुत कुछ अवसर नहीं रहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन एट पार फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मिल जाता है। और वर्चुअल मानिए या मोबाइल से मानिए या व्हाट्सएप से मानिए, हर समस्याएं उनके आमने सामने रखी जा सकती हैं, पोर्टल पर भी रखी जा सकती हैं और संगठनों ने वेबसाइट भी बना रखी है, वहाँ भी एकत्रित हो जाती है। तो ये जो खर्चा बच रहा है इसको फिजिकल जनरल बॉडी बुलाने करके एक दूसरे के आमने सामने बात करके इस समस्या का हल करवाया जा सकता है। लेकिन नेता जनता के सामने आने से डरने लगे हैं और अपने आप को उनके सामने रखकर उनकी समस्याओं को समाधान के बारे में बात करने से कतराते हैं। इसी वजह से संगठन कमज़ोर हो रहे हैं। अगर हम किसी ट्रेड यूनियन के अंदर हमें वो स्थान मिलता है तो हम इस परिपाटी को बिल्कुल बदल देंगे। एक तो मतदान हमारा ऑनलाइन की हमें परमिशन मिलती है तो ऑनलाइन करवाया जाएगा और क्षेत्र के पदाधिकारी क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा। और ये जो डाक मतपत्र से छीना झपटी और लिफाफा चोरी का काम होता है, इस पर हम पूरी तरह से पाबंद लगा देंगे। मतपत्र डाक से प्राप्त करना हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे और फिजिकल वोट डलवाने की प्रक्रिया अपनाएंगे। इसी से संगठन मजबूत होगा। और जिस तरीके से ट्रेड यूनियन के चुनाव होते हैं उसमें चुनाव नहीं होते हैं, वो एक सिलेक्ट लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें उन लोगों को शामिल किया जाता है जो बोलना नहीं जानते, समझना नहीं जानते और केवल कुछ लोगों के इशारे पर चुप रहना वो जानते हैं। इसी वजह से आज की जो ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारी और उनकी कार्यकारिणियाँ असफल होती नज़र आती हैं और सदस्यों के लिए काम नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे संगठनों को आज का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह पहचानता है कि इनके पास जो ताकत है वो इनके लिए काम करने वाली नहीं है, क्योंकि ये उनसे जाकर सामने कभी अपना पक्ष रखते नहीं हैं। और ऐसी स्थिति में संगठन निश्चित रूप से कमज़ोर होता है। हम ऐसे अवसर से बदलाव का अभियान चला रखा है और क्षेत्रीय मतदान की सहभागिता को प्रथम प्राथमिकता बनाते हुए
इस वर्ष जो संगठन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ, उसके अंदर हम मतदाताओं के सामने वो सारे एजेंडे लेकर के जाएंगे, जिसमें हमारा एक एजेंडा होगा क्षेत्रीय पदाधिकारी को क्षेत्रीय मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा, लिफाफा वोटिंग को नकारा जाएगा और फिजिकल वोट मतपत्र के माध्यम से देकर पदाधिकारी चुने जाएं। जो जीत कर आएगा उसको हम कंधे से कंधा मिलाकर ताकत देंगे और उनके एजेंडे में जो भी मुद्दे होंगे पूरा सपोर्ट करेंगे, ऐसा हमने सोचा। अभी जो नए सदस्य जुड़े हुए होंगे उनको शायद ये क्षेत्रीय मताधिकार वाली बात उतनी स्पष्ट ना हो, तो इस बारे में थोड़ा और आप बता पाएंगे? वैसे तो SBI OA के सितंबर में चुनाव ड्यू होते हैं, लेकिन कोविड की वजह से हो सकता है ये महीने 2 महीने जितना दिन ये इनके पावर है संविधान में वो उतना बढ़ा सकते हैं आगे, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। एक सामान्य वातावरण में चुनाव होने तक का इनको अधिकार है और होना भी चाहिए, कराएं। लेकिन क्षेत्रीय मतदान के आधार पर ये चुनाव की घोषणा करते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर ये इस तरह की योजना को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका सहारा लेंगे, सदस्यों को जागरूक करेंगे कि इससे अच्छे कार्यकर्ताओं को किनारा किया जाता है और अपने चहेते जो नहीं बोलने वाले लोगों को ये अपने उसमें नोमित करते हैं, जो कि एक प्रक्रिया चुनौती देने लायक प्रक्रिया है। इसको जिस स्तर पर चुनौती दिया जाना है वो चुनौती दी जाएगी। क्षेत्रीय से क्या ये समझा जा सकता है कि जोधपुर के जो पदाधिकारी हैं उनकी पोस्टिंग जयपुर में भी हो सकती है? नहीं, जो मूल पदाधिकारी होते हैं उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग में छूट होती है, और तो जो मेन पदाधिकारी जिस क्षेत्र के लिए चुने जाते हैं उनको उसी क्षेत्र में पदस्थापित का अधिकार है, इसलिए ऐसा अवसर नहीं आता है। रही बात छोटे प्रतिनिधियों की, उनका ट्रांसफ़र होता है तो उनकी जगह नया पदाधिकारी नोमित किया जाता है, लेकिन वो उसी एरिया में कार्यरत होना चाहिए जहाँ के लिए वो प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वोट उसको सब जगह के मिलते हैं? ये वर्तमान प्रक्रिया में इन्होंने कर रखा है, ये बिल्कुल तर्कसंगत भी नहीं है, न्याय संगत भी नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं और इस बार अगर इन्होंने ऐसा किया तो हम इसका विरोध करेंगे। मतलब जोधपुर के प्रतिनिधि को वोट मिलेगा जयपुर के सदस्य से? जयपुर में अगर वो बहुमत ले जाता है या और क्षेत्रों में भले ही जोधपुर में वो अल्पमत में हो तो भी वो प्रतिनिधि बन जाएगा? इनके जो जोनल हेड और सेंट्रल लेवल के पदाधिकारियों के अलावा जितने भी जो 100 प्रतिनिधियों पर एक पदाधिकारी की पोस्ट है उसमें ये ऐसा कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। उससे ये नुकसान होता है कि 100 अधिकारी जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र का अधिकारी ही नोमित किया जाएगा, लेकिन उन 100 में से 51 आदमी जिसको बनाना चाहते हैं वो नहीं बन के पूरे राजस्थान में 5000 लोग उसको बनाने में शामिल हो जाते हैं। तो उन 100 आदमियों के वेलफेयर का काम वो करे या ना करे, वो 4900 लोग उसको वोट दे करके जिता देते हैं या हरा देते हैं। इसकी वजह से उस 100 प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि को काम करने की ज़रूरत नहीं है, उस किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मतलब वो एक तरीके से इलेक्टेड वास्तव में नहीं है? हाँ, वो थोपे हुए लोग होते हैं, क्योंकि जिस एरिया के अंदर उसको काम करना है, जहाँ वो अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर खड़ा हो सकता है, उन लोगों पर अगर वो पत्थर फेंकता है, गालियाँ देता है, तो भी वो बाहर के लोगों से मताधिकार लेकर के, लिफाफे लेकर के उस क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है। ये दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि आपने अपने परिचय में बताया, डॉक्टरों का आपका परिवार है, समाज से आपकी पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है, देश एक संकट के दौर से एक तरीके से गुजर रहा है, किस तरह से आपने इसमें अपनी भूमिका निभाई है? कि मेरे परिवार में जो स्पेशलिटी के आधार पर
जो डॉक्टर हैं उनमें से 2 डॉक्टर मेडिसिन से भी हैं, और सबसे ज़्यादा मेडिसिन वाले डॉक्टर्स को इस टाइम पे वर्कलोड है, और जो जोखिम का काम है उसमें उनको करना पड़ रहा है। लेकिन हमने उनको यही कहा है कि आप खुद अपने आप को सेव रखते हुए जितना आप अच्छा कर सकते हैं वो करें, और वो इसको कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जहाँ जागरूक करने की बात है, तो डॉक्टर फैमिली होने के नाते ही नहीं, हम एक शिक्षित नागरिक हैं। हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हमने अवेयरनेस दिलवाई, और हमारा जो संगठन है उसके कुछ साथियों ने, जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था और स्थिति समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आज तो हर आदमी अवेयर है कि मुझे कल ये करना है, लेकिन उस टाइम पे हमने 17 दिन तक 1,000 खाने के पैकेट हमारे 10-20 साथियों से निजी उनके बचत से एकत्रित करके, और 1,000 पैकेट जयपुर और जयपुर की कच्ची बस्तियां और जहां नीडी पर्सन्स जो प्रवासी रह रहे थे वहां बंटवाने का काम हमने 17-18 दिन तक किया। और वो एक सोशल वर्क के नाते किया है, उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। लेकिन हम कोविड के समय में जहाँ जहाँ हमारा योगदान हमें उचित लग रहा था कि हम इतना तो कर सकते हैं, वो हमने जनता के बीच और आवश्यक नागरिकों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराने का अवसर हमें जो मिला वो हमने किया है। और अन्य साथियों को भी इसके बारे में बताया कि आप भी जहाँ जहाँ अपने क्षेत्र में काम कर रहे हो वहाँ इसमें हमें सहयोग करना है। और इसका परिणाम ये रहा कि हमारे साथी कोटा, सवाई माधोपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में भी उन्होंने कोविड के महामारी के इस अवसर पर अपना आर्थिक सहयोग भी किया और सामाजिक कार्य में योगदान भी दिया। घर परिवार से आप लगभग मुक्त हैं और अभी करीब काफ़ी जीवन आपका शेष है। समाज के बारे में, देश के बारे में, लोगों के बारे में आपकी कल्पनाएं होंगी। किस तरह से उस बारे में आप अगले 10-15 सालों में, या मेरे ख्याल में जो 20 साल आपके जीवन के सक्रिय हो सकते हैं, उनमें आप कैसे आगे बढ़ना चाहेंगे? क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे? क्या आपके सपने हैं? देखिए, मैंने तो सोशल सर्विस के नाम पर अपने आप को पूरी तरह समर्पित किए हुए हैं। नौकरी में कर रहा हूँ, उसको पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। और जो आगे के बारे में सोचता हूँ, तो मैंने पिछली बार भी जब राजस्थान के अंदर राजनीतिक बदलाव का जो क्षण चल रहा था उसमें अपना रुचि दर्शाई थी। और आगे भी मैं ये कहता हूँ कि अगर मुझे सोशल सर्विस के अंदर कहीं स्थान मिलता है तो मैं गैर राजनीतिक तरीके से पूरी तरह तैयार हूँ। और सेवानिवृत्ति या बैंक की नौकरी से सेवानिवृत्ति लेने के बाद मैं किसी भी राजनीतिक अच्छी पार्टी से जुड़ करके और इस कार्य को करूँगा। और इस कार्य को करने में मेरे को जो रुचि है उसमें मैंने अपना प्लानिंग किया हुआ है। उस प्लानिंग में मैं अपने क्षेत्र बस्सी को तराश रहा हूँ। वहाँ लोकल होने के नाते जो हमने उनके बीच रह के सेवाएँ दी हैं, हमारे समर्थकों को हमसे बड़ी अपेक्षा है कि आपको सामाजिक सेवा के लिए इस क्षेत्र में आना चाहिए। तो वो मैं अपने आप को उसके लिए तैयार कर रहा हूँ। जब उचित समय आएगा मैं उस क्षेत्र में जाने में संकोच नहीं करूँगा। आखिर में आप, जैसे कोरोना का जो संकट चल रहा है अभी, इसमें रोज़गार की भी जो समस्याएं हो रही हैं और तरह की भी समस्याएं हो रही हैं, उसके बारे में कोई सुझाव आपका सरकार को या अन्य संगठनों को या जनप्रतिनिधियों को हो, और हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश? देखो, कोरोना के बारे में राजस्थान सरकार अच्छा काम कर रही है। सेंट्रल की योजनाओं का तो हमें पूरी तरह से मालूम नहीं चलता है, क्योंकि कुछ योजनाएं राज्य के माध्यम से केंद्र करवाता है। लेकिन फिलहाल में राजस्थान के अंदर
जितना महामारी का भय था उससे पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं, और राजस्थान सरकार जिस तरीके से सुविधाएं दे रही हैं उससे हम पूरी सहमत भी हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम यही डिमांड करना चाहते हैं कि ऐसे अवसर पर आप सरकारी तंत्र को और मजबूत करने के बारे में ऐसी कोई प्लानिंग करें, बजाय प्राइवेट हाथों के अंदर अपने इसको विकेंद्रीकरण करने के आप केंद्रीकरण करें। और सरकारी तंत्र, रेलवे है, बैंकिंग सेक्टर है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, इनको अपने ही कंट्रोल में रखें, क्योंकि दूरभाष है, ये प्राइवेट हाथों में जाने पर इसको एक प्रॉफिट मेकिंग संस्था के रूप में यूज किया जाएगा, जिससे गवर्नमेंट की जो सोच है वेलफेयर की, हमारा ये वेलफेयर कंट्री है, उससे भटकना पड़ेगा। और यहाँ की जो जनता जिस माहौल में पली है और विकसित हुई है, उनको वेलफेयर के माध्यम से अच्छा महसूस होता है, और वो सरकारी तंत्र के माध्यम से ही ये संभव हो सकता है। इसलिए जो छोटे डिपार्टमेंट हैं जहाँ क्विक डिसीजन लेने होते हैं, वो भले ही आप विकेंद्रीकरण कर दीजिए, लेकिन जो सोशल नेटवर्क के जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, भारतीय रेल है, दूरसंचार है, बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है और ट्रांसपोर्टेशन है, इसको आप सरकार अपने हाथ में ही रखें और इस संपदा को बनाए रखेंगे तो ये हमारे देश की पहचान है। हम केवल सरकार को इस सुझाव ही दे सकते हैं। फिर तो जो सरकार में बड़े बड़े राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उनके निर्णय का हम स्वागत तो करते हैं, लेकिन हम अपने सुझाव को देकर इतना ज़रूर बताना चाहते हैं कि जो वेलफेयर कंट्री है, वेलफेयर कंट्री बना रहना चाहिए, और इसकी जो क्षमता है उसका पूरा यूज करने के लिए इसको वॉच करना चाहिए और अच्छे हाथों में इसका देखरेख और मैनेजमेंट दिया जाना चाहिए। दर्शकों के लिए कोरोना काल में कोरोना का जो चल रहा है, आज इतने प्रचार प्रसार हो गया, आज हर बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक समझ चुका है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें ऐसे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में नहीं जाना है जहाँ संक्रमण के चांस ज़्यादा हों, और अगर कहीं हम किसी वस्तु को या उसको वातावरण में छूते हैं तो हमें अपने हाथ वगैरह धोना चाहिए, मास्क लगा रहना चाहिए। और हाँ, इस क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट एजेंसी कोई सुने या कोई भी मैनेजमेंट जिसको सुनता है, तो बैंकों के माध्यम से जो कोरोना फैल रहा है उसमें अभी भी व्यवस्थाओं में कमी महसूस हो रही है। बैंकों के माध्यम से कोरोना फैल रहा है, उसका कारण है कि जो पासबुक एंट्री है वो प्रिंट करना इतना ज़रूरी नहीं है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं हो रही हैं। बैंक मैनेजमेंट भी इस पर कार्रवाई करे, गवर्नमेंट भी ऐसे निर्देश प्रदान करे कि पासबुक एंट्री को बंद किया जाए, ताकि भीड़ कम हो और संक्रमण के चांस कम किए जाएं। नोट और चेक तो एक मजबूरी है जमा करना और भुगतान करना, लेकिन पासबुक एंट्री और दूसरे प्रलेख दस्तावेज के लिए कुछ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, जिससे भीड़ कंट्रोल की जा सकती है बैंकों में। अन्यथा बैंक कर्मचारी ही संक्रमित नहीं हो रहे हैं, बैंक कर्मचारियों से जनता भी संक्रमित होती जा रही है, और ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि बैंकिंग की इन सुविधाओं को अभी सरकार पृथक नज़र से देखती है। बैंक मैनेजमेंट अपनी क्षमता में जो कर रहा है वो भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए सरकार को ये कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए, चाहे वो राजस्थान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो। बैंकर्स की सुविधाओं का ध्यान कोरोना को देखते हुए अलग सोच के साथ किया जाना चाहिए, इतना मैं जरूर कहूँगा। अशोक मीणा जी के साथ हमारी आज की बातचीत हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन हम इनके जीवन के व्यापक फलक का एक हिस्सा ही अभी हम देख पाए हैं। उम्मीद है आगे और 2-3 एपिसोडों में हम इनके जीवन को और विस्तार से कवर कर पाएंगे। नमस्कार सर। थैंक यू। मुझे